हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ए के ओझा। आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऋग वैदिक एरा, यानी कि ऋग वैदिक काल के, ऋग वैदिक समय के आर्थिक दशा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और यह अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है वह ऋग्वेद का अंतिम टॉपिक है। ये ऋग्वेद में आज का ये जो चैप्टर है ऋग्वेद का, ये 6 चैप्टर है और टोटल वेद आज का यह 7th है। और तो आज ऋग्वेद आपका समाप्त हो जाएगा। और ऋग्वेद को समझाने के लिए इसको छोटे छोटे सेगमेंट में हमने इसको समझाया है, आपसे चर्चा किया है। जैसे ऋग्वेद का ज्योग्राफिकल कंडीशन, ऋग्वेद का आपका पॉलिटिकल कंडीशन, ऋग्वेद का सोशल कंडीशन, ऋग्वेद का रिलीजियस कंडीशन, और आज उसका हम इकोनॉमिक कंडीशन की चर्चा करेंगे कि ऋग वैदिक कालीन लोगों के समय में या ऋग वैदिक कालीन समाज में उनकी आर्थिक दशा क्या थी या इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, आर्थिक गतिविधियां कौन कौन से थी, तो इस पर चर्चा करेंगे। और फिर एक बार आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो ऋग वैदिक काल जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि हम लोग 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक की चर्चा करेंगे। और जब मैं पूरा वैदिक काल बोलूँगा तो उसका मतलब होगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की समय का। तो हमारा आज का जो समय है, हमने देखिए यहाँ पर नोट कर दिया है। देखिए यहाँ पर ऋग वैदिक आर्थिक दशा, मतलब ऋग वेद के समय में आर्थिक दशा कैसा था। और ऋग वेद का जो समय क्या है, तो यह है 1500 ईसा पूर्व। देखिए 1500, ये 1500 यहाँ पर लिखा गया है। ये 1500 ईसा पूर्व की चर्चा मैं कर रहा हूँ। 1500 से लेकर यही BC है, 1000 BC तक का हम यहाँ पर आपसे डिस्कशन करेंगे। अब ये समझना होगा कि ऋग वैदिक जो समाज था या वो जो कालखंड था वह ग्रामीण सभ्यता का कालखंड था। मतलब जो सभ्यता था वह आपका रूरल सिविलाइजेशन था, ग्रामीण सभ्यता था। तो पूरी चीज़ें गांव की तरह ही आपको सोचना है। हम लोग यहाँ पर 3 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहला कि वो संस्कृति, ऋग्वेद कालीन संस्कृति जो थी वो ग्रामीण संस्कृति थी, यानी कि भारत का वो जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ये ग्रामीण सभ्यता है। तो और उसी काल को हम चर्चा में ला रहे हैं। तो ये जो समय है यह और ग्रामीण सभ्यता में भी ऋग वैदिक काल में जो समाज था वह पास्टोरल सोसाइटी थी। मतलब कि पशुपालन, ऋग वेद के इस बात को ध्यान देना होगा कि ऋग वेद का जो शुरुआती समय है उसमें जो उन लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन था। और लेकिन बाद में ऋग्वेद के ही अंतिम समय तक ये कृषि मुख्य पेशा बन गई थी, लेकिन शुरुआत में उनका जो मुख्य पेशा था पशुपालन था। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पशुपालन, फिर कृषि, और उसके बाद कुछ उद्योग धंधे भी वहाँ पर थे जो ग्रामीण स्तर पर हो सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पशुपालन पर आइए, क्योंकि और पशुपालन क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय ये बात मैं चर्चा कर चुका हूँ पहले के वीडियो में, और आपको बार बार समझाना चाहता हूँ कि ये सभी वीडियो के एक साथ जब आप लोग देखेंगे सीरीज में तो ये पूरी बात क्लियर होगी। तो ये पशुपालन था क्योंकि उस समय अस्थायित्व नहीं था, समाज जो था वो मूवेबल था। जो ग्राम शब्द भी है वह ग्राम मूवेबल था, मतलब लोग जनों में थे और कई जन मिलकर एक ग्राम बनता था और ग्राम एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता था। जैसे आज भी हम देखते हैं कि बहुत ऐसे बंजारा लोग हैं जो कुछ समय तक किसी एक जगह पर रहते हैं, फिर कुछ समय के बाद अपना जगह को चेंज कर देते हैं, तो अपने परिवार के साथ और अपने कुल के साथ, अपने जन के साथ। तो ऐसा ही ऋग्वेद के शुरुआती समय में हो रहा था। और इसीलिए और इसका कारण यही था कि इस कारण से कृषि अभी अस्थायी
पेशा उनका नहीं बन पाया था। तो ये शुरुआती जो समाज है वो पशुपालन था। और इसका प्रूफ क्या मिलता है कि जन शब्द का वर्णन तो 275 बार, सबसे ज़्यादा जन शब्द का वर्णन आया है, लेकिन जनपद का वर्णन नगण्य है। जनपद का मतलब अस्थायित्व से है कि जहाँ जन ने अपना पैर रखा। तो पशुपालन वाला समाज था। तो हम उसके पहले देखिए पशुपालन पर हम चर्चा करेंगे कि पशुपालन समाज में वो लोग क्या कर। देखिए यहाँ पर लिखिए पशुपालन, यही है उनका, यही है कि पशुपालन है। फिर पशुपालन के बाद ये लोग कृषि की तरफ आते हैं और कृषि को अस्थायित्व मिलता है। ऋग्वेद के अंतिम चरण तक आते आते कृषि अपने अस्थायी दशा में आ जाती है और फिर कुछ वो लोग उद्योग धंधे भी करते हैं। तो फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि हम यहाँ पर उद्योग धंधे की भी चर्चा करेंगे। यही हमारा आज का टॉपिक होगा। तो ये देखिए पशुपालन जो था जिसको कि हम लोग एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं। अब इसमें इनके किन किन पशुओं का पहले वो पालन कर रहे थे। तो उनका जो सबसे प्रमुख पशु था वो गाय था। और गाय उस समय एक्चुअली मानिए कि जो धन का भी प्रतीक गाय ही हुआ करती थी। तो गाय सबसे प्रसिद्ध था। उन लोगों की निष्ठा गाय में ज़्यादा थी, बल्कि गाय की ही चोरी के लिए मृत्युदंड में निर्धारित था। तो गाय बहुत महत्वपूर्ण था और उसके बारे में मैं तुरंत बताऊंगा कि उस समय के मैक्सिमम चीज़ों का नाम गाय पर ही पड़ा हुआ है। तो खैर जो पशुपालन कर रहे थे वो गाय कर रहे थे। गाय के साथ बैल भी था, बकरी जिसको वो लोग अज बोलते थे, इसी के साथ ही साथ भेड़ जिसको वो लोग अवी बोलते थे, गधा, घोड़ा, कुत्ता। घोड़ा उनका सबसे पसंदीदा पशु था और घोड़े के बल पर ही वो लोग जो यहाँ पर स्थानीय लोगों पर विजय प्राप्त करते हैं। आर्य लोग जो ऋग्वेद कालीन जो लोग हैं, जिन जो आर्य हैं, जो उस समय उनकी डोमिनेंसी है, उन्हीं का आधिपत्य है। तो ये आर्य लोग जो टोटल संघर्ष और लड़ाइयों को जीतते हैं उसमें घोड़ों का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो घोड़ा उनका बहुत पसंदीदा पशु हुआ करता था। फिर कुत्ते भी वो पालते थे। देखिए ये लोग जो पशुपालन कर रहे थे उसमें गाय था, बैल का दो तरह का उपयोग करते थे। एक तो हल में खेतों की जुताई में भी उपयोग करते थे, साथ ही साथ इससे वो सामानों का धुलाई भी करते थे, ढोने में भी काम करते थे। तो ये हो गया। फिर ये लोग बकरी, फिर ये देखिए भेड़, ये सब इनके पालतू पशु का हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ऋग्वेद के आधार पर ही बोल रहा हूँ। घोड़ा का चर्चा है, कुत्ता का चर्चा है, इन चीज़ों को लोग पालते थे। आज भी देखिए कि भारतीय समाज में ये चीज़ पाला जाता है। गधा शब्द भी आया है। और जैसे कि बकरी को ये लोग अज कहते थे, बकरी को अज शब्द आया है और भेड़ के लिए अवी शब्द आया है। तो ऋग्वेद में इसका पूरा उल्लेख है, इसको समझ लीजिए। हाँ, एक और बात है, ये अभी चर्चा में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये लोग बाघ से अपरिचित थे। बाघ जिसको हम टाइगर बोलते हैं, हालांकि सिंह की चर्चा है लेकिन बाघ की चर्चा नहीं है। तो बाघ से अपरिचित है। बतख से भी अपरिचित है, जो डक है। देखिए बतख, फिर गिद्ध, भलचर, ये चीज़ ऋग्वेद काल में नहीं थे। मतलब ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये उस समय नहीं होते थे। और भैंस के बारे में संशय है, मतलब उसका बहुत विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये इनका पशुपालन ये करते थे, इन चीज़ों को अपने साथ रखते थे, एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते रहते थे। और इनका गाय का इनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व था। यहाँ तक कि हम ये समझाना चाहेंगे आपको, कुछ समय गोदान शब्द कई बार मिला है लेकिन भूदान शब्द नहीं मिलता था। यानी कि ये जो भूमि था उस पर राजा का अधिकार विशेष रूप से नहीं माना जाता था। राजा जो स्वामी होता था वह युद्ध क्षेत्र का ही स्वामी होता था और अन्य चीज़ों का स्वामी होता था। और उसमें गोदान ही सब ज़्यादा मिला है। गाय जो थी वही धन का
बहुत बड़ा रूप होती थी। और गाय पर तो बहुत चीज़ों का नाम ये लोग रखे हुए हैं। जैसे देख लीजिए कि जो मेन चीज़ है ये गाय में, पहले तो गाय को अघन्या माना जाता था। अघन्य मतलब गाय की हत्या नहीं की जा सकती है। गाय को ये लोग पवित्र भी मानते थे। लेकिन गाय का जो महत्व था वो धार्मिक और सामाजिक से ज़्यादा गाय का आर्थिक महत्व था। गाय का आर्थिक महत्व ज़्यादा था। आप लिख सकते हैं आर्थिक महत्व गाय का। देखिए आर्थिक महत्व ज़्यादा था गाय का। यहाँ तक कि जब ये लोग कोई धार्मिक अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे या किसी को दान देना होता था, दक्षिणा देना होता था, तो उसमें गायों की ही दक्षिणा दी जाती थी। गायों के साथ साथ दास दासियों की भी ये करते थे। गाय वहाँ पर विनिमय का मुख्य साधन हुआ करती थी। ये विनिमय का मुख्य साधन लिख सकते हैं। विनिमय का मुख्य साधन गाय थी। और गाय से ही, यानी कि गाय को ये लोग मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। गाय का प्रयोग मौद्रिक था, मुद्रा के रूप में गाय का प्रयोग होता था। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो गाय था, मतलब कि जो संग्राम शब्द आया है, देखिए जब ग्राम था, ये मैं सबसे पहले समझाया कि वो लोग एक स्थान से दूसरे जगह अपने आवश्यकतानुसार मूव करते रहते थे, इसीलिए अभी जनपद का निर्माण नहीं हो पाया था। तो जब ये लोग घूमते थे और किसी कारण से दो ग्रामों में जब टकराव हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी, तो उसको युद्ध होता था, तो उसको संग्राम शब्द बोला गया। तो यही से संग्राम आया, मतलब कि जो दो गांव आपस में टकराए तो ये संग्राम शब्द आ गया। तो ये चीज़ बार बार इसको समझना है। और ये जो मुख्य जो उनका झगड़े होते थे वो गाय के लिए, साथ ही साथ जल के लिए, ये सब विवाद होता था। देखिए इसीलिए संग्राम का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध के लिए कई शब्द हैं जो गाय पर ही हैं। इससे पता चलता है कि गाय के लिए शायद इनके झगड़े होते होंगे या युद्ध होते होंगे और दो ग्राम आपस में टकरा जाते होंगे, जिसे हम संग्राम कहते हैं। जैसे देखिए युद्ध को गविष्टि कहा गया है, गविष्टि। युद्ध को गेसु कहा गया है, गेसु। ये सब युद्ध का नाम है और सभी का गाय से मतलब है। युद्ध को गव्य कहा गया है, गव्य। युद्ध को गम्य कहा गया है। देखिए ये सब जो शब्द है ये गाय से है। इसी तरह से धनी व्यक्ति को वो लोग गोपत कहते थे। गोपत मतलब धनी व्यक्ति को गोपत कहते थे। और गोपति का मतलब जब पति हो जाता था, पति मतलब स्वामी होता है, तो गोपति का मतलब राजा भी होता था। ये टोटल शब्द गाय से ही और गौ से निकले हुए हैं, और इससे हमको लगता है कि गाय का कितना महत्व था। यहाँ तक कि जो चारागाह होता था, वह चारागाह को भी वो लोग गाय के नाम पर भी था। जैसे गव्य कहा जाता था या गव्यति कहा जाता था। देखिए गव्यति, ये जो चारागाह को ये लोग बोलते थे, चारागाह। देखिए यहाँ पर हमने जितने भी शब्दावलियाँ हैं आपके सुविधा के लिए यहाँ पर ये लिख दिया गया है, तो इसको आपको समझ लेना है कि ये था। साथ ही साथ ये एक और बात याद कर लीजिएगा कि उस समय की जो माप थी, गोधूल एक आज भी कहा जाता है। गोधूल एक बेला है और संध्या के समय में, शाम के समय में होता है। तो ये समय की माप गोधूल से करते थे, साथ ही साथ दूरी की माप गवयती से करते थे। ये टोटल चीज़ यहाँ पर हम यहाँ देखिए लिखवाए हैं कि गोधूल जो है वो समय की माप थी, गवयती दूरी की माप थी, ये था। देखिए गोपाल, गौ का पालन करने वाला, पशुपालक को गोपाल कहा जाता था। यानी पशु में तो बैल भी था, सब कुछ था, लेकिन उसको गोपाल कहा जाता था। तो ये है। तो ये सब चीज़ ये बताते हैं कि उनके जीवन में गाय का कितना महत्व था, और गाय मुद्रा के रूप में आता था। और साथ ही साथ उस समय जो पशुपालन होता था, तो पशुओं की सुरक्षा के लिए पशुओं के गालों पर वो स्वामी का चिन्ह अंकित कर देते थे। और पशु का
जो शुरुआती समाज था और पशुधन को ही महत्व देता था। यहाँ तक कि जो देवताओं का स्तुति की गई है, देवताओं से की प्रार्थना की गई है, उसमें भी ये लोग पशुधन की मांग करते हैं। ये लोग धन धान्य में मुख्य रूप से पशुधन की मांग करते हैं, साथ ही साथ संतानों की मांग करते हैं। ये तो मैं धार्मिक चीज़ में चर्चा कर चुका हूँ। पशु इतना महत्वपूर्ण था कि देखिए, एक देवता है पूषण देवता की प्रार्थना करते हैं। उनका काम ही है सड़क निर्माण, चारागाह, जहाँ की पशु आपका ग्रेजिंग करते हैं, और फिर पशुपालन मतलब पशुओं की रक्षा करना। और पशुपालन के लिए अलग से इन्होंने एक देवता की कल्पना की है। तो ये गायों का इनका महत्व है और ये काम करते थे। और साथ ही साथ ये आप देखिएगा कि इस समय जो भी था बैल जो इनके पशु होते थे, उनका एक यह जुताई में धुलाई में काम करते थे, सामान धोने के लिए भी, और कृषि में भी बैल का उपयोग होता है। इसके साथ ही साथ घोड़ा इनका बहुत प्रिय पशु था। गाय तो बहुत पवित्र पशु थी और महत्वपूर्ण थी, लेकिन घोड़ा इनका पसंदीदा और ये पालतू पशु था। और घोड़े का ये लोग मुख्यतः 3 या 4 तरह का उपयोग करते थे। एक तो घोड़े पर सवारी करते थे, साथ ही साथ घोड़ों को रथ में भी जोतते थे, घुड़दौड़ भी करते थे। इनके मनोरंजन में घुड़दौड़, रथ दौड़ ये बहुत है, जिससे ये लोग अपना मनोविनोद करते थे। और युद्ध में घोड़ा इनका बहुत साथ देता था। तो ये टोटल आपको पशुपालन के लिए आपको समझाया गया है, और इन सब चीज़ों को आप नोट कीजिए। तब तक आपको मैं कृषि वाली बात पर आपको चर्चा करूंगा। तो इसको पशुपालन के बाद अब हम कृषि की चर्चा करेंगे। यहाँ लिख लीजिए, देखिए कृषि, और कृषि इनका द्वितीयक पेशा था। ये बात को बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कृषि जो था वो इनकी द्वितीयक पेशा मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी में आता था उस समय, द्वितीयक पेशा। और यह ऋग्वेद के शुरुआती समय में, हालांकि ऋग्वेद का कालखंड एक लंबा चल रहा है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। तो लास्ट में आते आते कृषि मुख्य पेशा बन जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में कृषि जो था इनका द्वितीयक पेशा था। साथ ही साथ कृषि से मतलब इनका एक जो कृषि में जो भी ये उत्पादन कर रहे थे, एक तरह से यह निर्वाह के लिए ही उत्पादन करते थे। तो ये निर्वाह अर्थव्यवस्था में था। लिख सकते हैं निर्वाह अर्थव्यवस्था। ये कोई कमर्शियल व्यू इनका नहीं था, अपने खान पान के चीज़ों का ही ये करते थे। मतलब इसमें हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह से सबसिस्टेंस इकोनॉमी इनकी थी, और निर्वहन के लिए ही अपने जरूरी वाले धान्यों को, उस समय अनाज को धान्य बोला जाता था, तो उसका देखिए यहाँ पर लिखे हैं धान्य, अनाजों का ही उत्पादन करते थे। और निर्वाह के लिए कृषि में ये आपको हल बैल का उपयोग करते थे, और हल जो बनता था वो लकड़ी का ही बनता था। उसका फाल भी ये लोग लकड़ी या पत्थर का लगाते थे। देखिए आया है ऋग्वेद में शब्द आया है किवास। किवास शब्द हलवाहा को कहा जाता था, जो हल चलाता है उसको किवास कहा जाता था। इसी तरह से सीता शब्द आया है हल की रेखा। सीता का मतलब हल की रेखा होता है। और इसी से जो रामायण महाकाव्य है, जिसकी की वाल्मीकि ने रचना किया, फिर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी रचना किया है, साउथ में कंबन ऋषि ने रचना किया है। तो वहाँ का जो सीता है, जो माँ सीता हम लोग मानते हैं, तो सीता शब्द भी इसीलिए कि वो एक तरीके से राजा जनक जो हैं वो जो खेती कर रहे हैं, हल चलाते हैं, तो वहाँ से सीता का जन्म होता है। तो ये सीता का शब्द हल रेखा है, और इसीलिए ये जो पौराणिक सीता हैं इनका भी नाम इसी हल रेखा पर ही पड़ा हुआ है। और देखिए उस समय उर्वर का मतलब होता था जुता हुआ खेत, जो कल्टिवेटेड लैंड था उसको उर्वर बोला जाता था। ये टोटल चीज़ें हम समझाए हैं। तो खेती है, और कृषि जो है वो यहाँ पर 24 श्लोकों में कृषि का आपको देखिए 24 श्लोक जो हैं उसमें कृषि का चर्चा आया है, कृषि शब्द का चर्चा आया है। साथ ही साथ आपको ये हम समझाना चाहेंगे कि ये लोग सिंचाई से भी आपको परिचित थे, और सिंचाई में ये जनरली
तीन शब्दों का चर्चा था। एक तो खनित त्रिमा था, सिंचाई का जो माध्यम था इनका, देखिए खनित त्रिमा। खनित त्रिमा का मतलब है कि जिस खुद इसको खनन करके, खुदाई करके जो अपना सिंचाई का ये साधन आपको प्राप्त करते थे, उसको खनित त्रिमा कहा जाता था। और एक था स्वयंजा। स्वयंजा मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से जो इनको होता था। खनित त्रिमा में मान सकते हैं कुआं है, कुआं बनाते थे, तालाब है, ठीक है, ये खनित त्रिमा आदि जो हो गया मान लीजिए। साथ ही साथ इसमें नहर शब्द भी बोल सकते हैं। नहर को ये लोग एक अलग नाम से पुकारते हैं, कुल्ला। नहर को कुल्ला शब्द आया है, तो ये नहर भी बनाते थे, तो इससे अपना ये सिंचाई करते थे। और स्वयं जहाँ में क्या है, देखिए नदी है, साथ ही साथ झील है या झरना है, ये आदि, इससे जो सिंचाई करते थे स्वयं जा। या वर्षा जो है, जो सिंचाई हो रही है, वर्षा के लिए एक अलग ये लोग प्रार्थना भी करते थे पर्जन्य का। पर्जन्य बादल को कहा गया है, और देखिए यहाँ पर हम आपको लिखे भी हैं कि पर्जन्य का मतलब बादल है। इसको देख लीजिए, पर्जन्य का बादल है। ये लोग खाद का भी प्रयोग करते थे, ज़्यादा उपज के लिए ये लोग खाद का भी करते थे। और उसमें जो उनका खाद होता था ऑर्गेनिक ही होता था, ये केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते थे, तो ये खाद है। और खाद को ये लोग करीसु शब्द बोले हैं। देखिए यहाँ पर हमने सबको लिख दिया है आपको। तो ये करीसु शब्द जो है, इसका मतलब था खाद। ये ऋग्वेद में चर्चा आया है, और उसी आधार पर आपसे हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो खाद को करीसु करते थे। तो उस समय कृषि में इन सब चीज़ों से ये परिचित थे। ये हल बैल का उपयोग करते थे ज़मीन की जुताई करने में, साथ ही साथ ये सिंचाई से भी परिचित है। और सिंचाई में ये दो तरह का सिंचाई व्यवस्था लागू था इनके यहाँ। एक खनित त्रिमा था। खनित त्रिमा मतलब कि खुद खुदाई करके जो जल प्राप्त करते थे और जिससे अपने खेतों की सिंचाई करते थे। तो इसमें कुआं हुआ, तालाब हुआ, नहर हुआ, नहर को कुला शब्द आया है। साथ ही साथ स्वयंजा है। स्वयंजा का मतलब कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ। इसमें नदी है, झील है, प्राकृतिक तरीके से जो सिंचाई होती थी। या वर्षा है, और इसके लिए एक अलग नाम है पर्जन्य, यहाँ पर हमने चर्चा किया है। तो ये पर्जन्य बादल हैं, तो इससे ये लोग अपना काम चलाते थे। इन सब चीज़ों से था। उस समय का जो मुख्य फसल था इनका, इस पर चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है। मुख्य फसल जो था, इसको ये यौ था। मुख्य फसल यौ था, जिसे कि हम आजकल जौ भी बोलते हैं या बार्ली बोलते हैं। तो ये उनका मुख्य फसल था, और फसल करते थे। लेकिन चावल का जो उपज है वो ऋग्वेदिक काल में ये लोग संभवतः नहीं करते थे, क्योंकि इसकी चर्चा नहीं आती है। ये संभवतः उत्तर वैदिक काल से ये चावल का भी उत्पादन करने लगे। तो इस तरीके से इनकी कृषि थी। तो इसको फिर एक बार आपको हम रिवाइज करा देते हैं कि कृषि इनकी ऋग्वेद के शुरुआती समय में द्वितीयक पेशा थी। इनका जो प्रथम मुख्य ऑक्युपेशन था वो पशुपालन था। हालांकि ऋग्वेद के अंतिम समय तक आते आते कृषि मुख्य पेशा बन जाती थी। कृषि जो थी इनके निर्वाह अर्थव्यवस्था में आती थी। मतलब किसी व्यवसायिक काम के लिए या सरप्लस प्रोडक्शन के लिए ये कृषि नहीं करते थे, सिर्फ अपने निर्वहन के लिए ये कृषि करते थे। जो अनाज उपजाते थे, ऋग्वेद में धान्य शब्द बोला गया है। इनका जो मुख्य फसल हुआ करता था वह यौ या जौ, जिसे हम बार्ली कहते हैं, होता था। ये सिंचाई साधनों का भी उपयोग करते हैं, और इसमें दो तरह का सिंचाई साधन शब्द में आया है। एक खनित में आया है, जिसमें कि जमीन की खुदाई करके ये पानी प्राप्त करते थे, जल प्राप्त करते थे, जिसमें कुआं है, तालाब है, एक्सेट्रा है। साथ ही साथ स्वयंजा है। स्वयंजा जो खुद, जैसे नदी हुआ, झरना हुआ या झील हुआ, या इसी तरीके से जो प्राकृतिक झील है, और इसी तरीके से वर्षा आदि का भी ये लोग उपयोग करते थे सिंचाई के रूप में। और इसमें ये हल बैल का उपयोग करते थे। देखिए कृषि शब्द 24 श्लोकों में कृषि का चर्चा आया है, और इस तरीके से ये कृषि से थे। हाँ, एक बात हम ये देखते हैं कि ये गोदान करते थे, लेकिन भूदान का प्रचलन नहीं था। भूदान शब्द यहाँ पर नहीं मिलता है, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम आपको उद्योग के बारे में बताएंगे कि उस समय का उद्योग धंधा कैसा था। अब हम ऋग्वेद
का जो काल है, जो कालखंड है, समय है, उस समय के उद्योग धंधों के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको पहले ही मैं ये समझा चुका हूँ कि यह ग्रामीण सभ्यता थी, तो उद्योग धंधे बस ग्रामीण स्तर पर ही थे और सीमित थे, लेकिन फिर भी इनके उद्योग धंधे थे। और क्या क्या उद्योग ये लोग करते थे, देखिए उद्योग धंधे के बारे में। उद्योग धंधे, इसको नोट कीजिए, इसका चर्चा है। और उस समय ये विभिन्न तरह के इनका उद्योग था। एक तो वस्त्र उद्योग ऋग्वेद काल में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वस्त्र उद्योग था। उसमें ये लोग वस्त्र बनाने का काम करते थे, वस्त्र धुलने का काम करते थे। साथ ही साथ इनका लकड़ी एवं धातु का उद्योग भी ये लोग बहुत कुशलता से करते थे। बर्तन उद्योग भी चलता था, और यानी कि ये लोग मेटलर्जी साइंस को जानते थे। और चर्मकार का धंधा था, कुम्भकार का घड़ा बनाने आदि का, बढ़ई का यहाँ पर उद्योग में बढ़ई भी था, और रथकार भी था, बुनकर भी था। समाज में बढ़ई का बहुत ही, जो कारपेंटर हैं उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, क्योंकि उस समय वो रथ आदि बनाते थे। और बढ़ई को देखिए तक्षण या तष्टन शब्द भी कहा गया है। तो ये बढ़ई, देखिए यहाँ पर हमने इसको लिखा है तक्षण या तष्टन। इनकी बहुत प्रतिष्ठा थी बढ़ई की, और ये बनाते थे क्योंकि उस समय के ये बहुत उपयोगी चीज़ होती थी। युद्ध में भी उपयोग आती थी और कहीं परिवहन में भी आने जाने में। तो कारपेंटर को बहुत ही प्रतिष्ठा का स्थान यहाँ पर प्राप्त था। साथ ही साथ ये जो शब्द आया है, देखिए अयस शब्द आया है, संभवतः ये करघा के लिए किया गया है, जिससे सूत काटा जाता है। साथ ही साथ ओत एवं तंतु शब्द आया है, और यह वस्त्र उद्योग से ही संबंधित है, तंतु है। देखिए ताने बाने हेतु जो कपड़ा को बुनाई किया जाता है तो ये होता है। बुनकर भी वहाँ पर मिलते हैं। ये चमड़ा का उद्योग वहाँ पर होता है, और चमड़ा को जो चर्मकार होता है उसके भी ये लोग एक अलग चर्मज्ञ नाम दिए हैं, चर्मग्न। ये चर्मग्न नाम इनका है। तो देखिए इसका मतलब चमड़ा पकाने वाला, चर्मग्न है। देखिए चमड़ा पकाने का ये काम करते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हमने आपको लिख दिया है। देखिए चर्मग्न, ये चमड़ा पकाने का काम करते हैं। तो उस समय इनका जो उद्योग था वह आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, यानी कि वस्त्र उद्योग इनका था, जिसमें वस्त्र बनाते भी थे, वस्त्र को धुलाई या कई रंग भी देते थे। इनकी लकड़ी उद्योग भी अच्छा था, और जो बढ़ई होते थे कारपेंटर, जिनको कि तक्षण या तष्ट कहा जाता था, उनको समाज में बहुत ही इज्जत और प्रतिष्ठा थी। साथ ही साथ ये धातु का भी था, कई तरह के धातुओं से ये चीज़ों का निर्माण करते थे। इनका जो बर्तन भी बनाते थे, तो चर्मकार का भी काम था, और इनके सामान सब मार्केट में बिकता था। कुम्भकार भी घड़ा आदि कई तरीके के मिट्टी से वो बर्तन बनाते थे। साथ ही साथ बुनकर भी जो वस्त्र उद्योग में थे, ये लोग इस समय के प्रमुख उद्योग था, और इस सभी का हमने नाम लिखा है। वहाँ पर और भी हम पाते हैं, जैसे कि नद एक शब्द आया है, इसका मतलब नरकट होता है, जिसे हम कंडा या सिरकंडा कहते हैं। इससे चटाई बुनने का काम होता था, और नॉर्मली इस स्त्रियाँ जो हैं ये चटाई बुनती थी। उसमें जो साधारण गाड़ियाँ थी उनको अनस कहा गया है। साथ ही साथ निष्क शब्द आया है। निष्क शब्द ये सोने की मुद्रा होती थी, ये आर्थिक गतिविधि को और भी सुदृढ़ करती थी। जैसे एक तरीके से मुद्रा के रूप में तो गायों का भी यूज होता था, और विनिमय के लिए गायों का उपयोग होता था। लेकिन निष्क है, समझो निष्क को हार भी कहा जाता था, और ये सोना का होता है, और उसको मुद्रा के रूप में किया जाता था। उस समय हिरण्य, सुवर्ण, ये सोना के लिए यूज हुआ है ऋग्वेद में। वो लोग इन सब चीज़ों से थे। देखिए ऊन का भी इनके पास उद्योग था, और ऊन से ये परिचित थे, और ऊन को ये लोग शुद्ध यव कहते थे। देखिए शुद्ध यव, उनको शुद्ध यव कहते थे। ये जितने टर्मिनोलॉजी है आप लोगों को इसको याद कर लेना चाहिए। साथ ही साथ पणी शब्द का चर्चा आया है। पणी जो अनार्य व्यापारी थे, ये अनार्य व्यापारियों को ये पणी थे, यानी कि व्यापारी समूह वहाँ पर था। पणी अनार्य
व्यापारी समूह था। तो ये सब चीज़ आए हैं और इससे हमको पता चलता है कि उस समय उद्योग धंधे भी थे, सीमित अवस्था में ही थे लेकिन उद्योग धंधे थे। और उद्योग धंधे में फिर से देखिए रिवाइज कर लीजिए, इनका वस्त्र उद्योग था, लकड़ी का उद्योग था, धातु का उद्योग था, बर्तन उद्योग था, साथ ही साथ ये सब जो एक तरीके से कारीगर थे जिसमें चर्मकार थे, कुंभकार थे, बढ़ई थे, रथकार थे, बुनकर थे, ये अपने अपने हुनर में ये माहिर थे और बहुत अच्छे चीज़ों का ये उत्पादन करते थे। तो ये उस समय का उद्योग धंधा था। और इस तरीके से आज ये ऋग्वेद आपका कंप्लीट होता है और फिर ऋग्वेद के बाद आपको हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ाएंगे। और इसमें जो ऋग्वेद की आपके साथ हमने चर्चा किया, उस चर्चा में इसको आपके सुविधा के लिए इसको सेगमेंट में कुछ सेक्शन में बांट के आपके साथ हमने चर्चा किया। जैसे उस समय की जो लोकेशन है और भौगोलिक स्थिति को हमने एक अलग टॉपिक बनाया। साथ ही साथ उस समय की जो पॉलिटी है यानी कि राज व्यवस्था है और प्रशासन है उसको एक अलग टॉपिक बनाया गया। उस समय की सामाजिक स्थिति को एक अलग टॉपिक बना के हम लोगों ने चर्चा किया। फिर उस समय की आर्थिक दशा को अभी हम आपसे चर्चा किए, जिसमें कि हमने जो मेन आर्थिक दशा उनका था पशुपालन, क्योंकि शुरुआती ऋग्वेद के शुरू में पशुपालन ही इनका मुख्य पेशा था, ऑक्यूपेशन था। हालांकि बाद में यह स्थान कृषि ले लेता है, फिर कृषि था और फिर उद्योग धंधा था। तो तीनों की हमने यहाँ पर आपकी चर्चा किया। फिर जब उत्तर वैदिक काल हम बताएंगे तो इन्हीं सब चीज़ों को फिर से उसमें बताएंगे, लेकिन वहाँ बहुत कम आपको मिलेगा क्योंकि आपका आधार बन चुका है। एक देखिए, समाज में जो भी बदलाव होता है तो वह एक क्रमिक प्रक्रिया है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, अचानक कोई बदलता नहीं है। तो आधार यही सब चीज़ें रहेंगे। अब उसमें कोई चीज़ चेंज हो जाएंगे। जैसे हमने पॉलिटी में पढ़ा कि सभा समिति हुआ करती थी, उसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को उस पर रोक लगा दिया गया। तो इसी तरीके से कई जो परिवर्तन आएंगे वो आपको चर्चा करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल के लेक्चर भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। साथ ही साथ उसमें जो अन्य उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं जिसमें कि सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, उस पर आपसे चर्चा करेंगे। उपनिषद है, आरण्यक हैं, साथ ही साथ वेदांग हैं। तो ये सभी चीज़ों पर चर्चा होगी और ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो लास्ट वाले वीडियो को भी आप देखिएगा। उत्तर वैदिक तक ये वैदिक काल चलेगा, लेकिन ऋग वैदिक काल आज ये कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए और कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि उस समस्या को दूर किया जा सके। और अगर ये पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए। और इसका जो पूरे ये वैदिक काल या ऋग्वेद को समझना है तो ये सभी वीडियो को देखना होगा। इसलिए इसके जो पीछे के जो भी इससे रिलेटेड और रिलेवेंट वीडियो हैं उन सभी का लिंक हम आई बटन में मैं डाल दूंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहेगा और उस लिंक पर जाके आप इसके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे खंडों में ये आपको 5-6 वीडियो बने हुए हैं ऋग्वेद के, उस टोटल को देखिएगा। फिर वेदाज और वैदिक देखिएगा तो उसमें पूरे चारों वेदों के बारे में आपको बहुत ही आपको गंभीरता के साथ उस पर चर्चा की गई है और बहुत शॉर्ट में आपको सागर में गागर ही भरा गया है, मतलब गागर में सागर भरा गया है, तो ये वहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये सभी वीडियो को देखिए तो इसमें आपका एक अच्छा समझ हो जाएगा। और हम आज जो भी चर्चा करने जा रहे हैं किए हैं ये एक लंबे कालखंड का चर्चा है और मात्र ये टोटल समय जोड़िएगा तो हमको लगता है कि ये 3 आवर्स होंगे। और इस 3 आवर्स में ये पूरे ऋग वैदिक काल को यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के समय की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक दशा, प्रशासन, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, आर्थिक दशा को समझ लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मैं ये एक तरीके से बहुत आत्मविश्वास के साथ ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल परीक्षा हो यानी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या
आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी बीएड हो, आपका सीटेट हो, क्योंकि सभी में इस कंटेंट से क्वेश्चंस आते हैं। तो जितना आपको बताया गया है इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो को देखिए। इसमें जो भी चीज़ आपको बताया गया है वो ऑथेंटिक है और काफ़ी शोध के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस पर आप तैयारी कीजिए और अपने परिवार में भी जो आपके नए जनरेशन हैं उनको भी मैं सभी अभिभावकों को, सभी श्रेष्ठ अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि ये ज़रूर अपने परिवार में इस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बेटे बेटियों को दिखाएं और उनसे भारतीय संस्कृति को वो अच्छी तरीके से समझेंगे और उनका सोच भी वैज्ञानिक होगा। क्योंकि ये जो वेद आपको हम चर्चा करने जा रहे हैं और आगे जो चर्चा करेंगे वो घिसी पिटी बातों पर आधारित नहीं है, क्योंकि वेद शब्द का मतलब है ज्ञान होता है। तो ये बिल्कुल ज्ञान और कर्म पर आधारित है और उसको महत्व देता है। तो इसको आप लोग दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर मैं एक बार आपसे आग्रह करूँगा कि अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ ये मैं इसको रोक रहा हूँ। धन्यवाद।